All right. गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं हूं पूजा और 10 डेज लाइव स्पीकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइज इससे पहले हम लोगों ने 30 डेज का ग्रामर टॉपिक को कंप्लीट किया है। 30 डेज हम लोगों ने अलग अलग ग्रामर टॉपिक को कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 10 डेज में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी और ये 10 डेज में हम वैसे वैसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और फ्रेजेस सीखने वाले हैं जो हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगी। देखिए, ग्रामर सीखकर सिर्फ आप इंग्लिश बोल सकते हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ग्रामर सिर्फ आपको हेल्प करते हैं आपके सेंटेंसेस को फ्रेम करने में, जो कि मैंने 30 डेज में आप लोगों को सिखा दिया है। हर उस ग्रामर टॉपिक को कंप्लीट करवाया है जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी। और ये जो 10 डेज का कोर्स है, इसमें मैं 10 डेज में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को करवाऊंगी जो आप सुबह से शाम तक ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हो। और जहां भी आप ये सेंटेंसेस का यूज करोगे ना, बिलीव मी, आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव समझ में आएगी। आपको खुद ही रियलाइज होगा कि आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हो। आपको अब वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहते हैं, देन आई गारंटी यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। These structure help to improve your English. ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है ना, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, गारंटी है कि आप इंग्लिश बोल पाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मेरे साथ मैं आपको टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस है, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, वो कवर करवाऊंगी। साथ में उसकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करवा दूंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर पाओगे। साथ में भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, देन आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो जो नए जुड़े हो फटाफट लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं गारंटी लेती हूँ 10 डेज में आपको इंग्लिश सिखाने की। ठीक है, ओके देखिए, जो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन का मतलब होता है फालतू में ही। जैसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हो ना अपनी डेली लाइफ में, सुबह से शाम तक ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते होंगे, फालतू में मैं यहाँ पर आ गई, फालतू में तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया। तो फालतू में ही जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, उसके लिए इंग्लिश में बस आपको कुछ नहीं, बस ये स्ट्रक्चर याद कर लो, फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन यानी कि फालतू में ही। देखिए सेंटेंसेस कैसे आ गया, जैसे आप बोलते हो ना, फालतू में मैं वहां गई, मेरा कोई काम था नहीं, उसने मुझे कॉल करके बुला लिया, फालतू में ही मैं वहां गई। तो ऐसे सेंटेंसेस आप यूज करते हो। अभी आपको लग रहा होगा नहीं मैं ऐसे सेंटेंसेस यूज नहीं करती, लेकिन जब आएगी बोलने की बारी आप अटक जाओगे इनकी इंग्लिश बनाने में। तो फालतू में ही मैं वहां गई से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैंने क्या बोला, जब तक आपको ग्रामर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इनका यूज नहीं कर पाओगे। तो ग्रामर आनी बहुत जरूरी है, टेंसेज, मॉडल्स, इन सब की नॉलेज बहुत जरूरी है। तो फालतू में ही मैं वहां गई, तो सबसे पहले मैं वहां गई इसके इंग्लिश बनाओ। पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट सिंपल, यानी कि आप टेंस में भी हो, ये हमारा टेंस का सेंटेंस है। पास्ट सिंपल में ये सेंटेंसेस को फ्रेम करो। मैं वहां गई, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वेंट देयर। ग्रामर की कोई नॉलेज मैं नहीं दे रही हूँ, ठीक है, ग्रामर आपको मैंने सिखा दिया है, जो भी ग्रामर में सिखाना था मैंने सिखा दिया है। आज हम सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो आई वेंट देयर, मैं वहां गई। फालतू में ही, उसके लिए क्या यूज करो, उसके लिए सिंपल यूज करो, फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन, कितना सिंपल सेंटेंस बन गया ना। फालतू में मैं यहाँ आई, आई came here, I came here for no reason, I came here for no reason। फालतू में मैं यहाँ आई। फालतू में तुमने बोला, you spoke for no reason। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, ओके। जैसे कि नेक्स्ट देखिए, फालतू में ही मैंने उसकी मदद की, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं थी, फालतू में ही मैंने उसकी मदद की। तो मैंने उसकी मदद की, पहले बनाइए, आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, साथ में प्रैक्टिस भी अभी के अभी कर लेंगे, ताकि बाद में के लिए कुछ भी छूटा ना। फालतू में ही मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की, हम क्या बोलेंगे, आई हेल्प। अगर आप बॉय की बात कर रहे हो तो आप यूज करोगे हिम, अगर आप गर्ल की बात करोगे तो आप यूज करोगे हर। ठीक है,
तो आई हेल्प हिम या फिर आई हेल्प हर, फालतू में ही उसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन, फालतू में ही मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम फॉर नो रीजन या फिर आई हेल्प्ड हर फॉर नो रीजन, गॉट इट। फालतू में ही उसने मुझे मारा, मैंने कुछ नहीं किया, फालतू में ही उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ही बीट मी, ही बीट मी, फालतू में ही उसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर नो रीजन, फालतू में ही उसने मुझे मारा, ही बीट्स मी, ही बीट मी फॉर नो रीजन। चलिए अब आगे देखें, हम पूरे प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, फालतू में ही वह मुझे कॉल कर रहा है, बताइए क्या होगा, फालतू में ही वह मुझे कॉल कर रहा है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, वह मुझे कॉल कर रहा है, इसलिए इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ही इज calling me, he is calling me, वह मुझे कॉल कर रहा है, he is calling me, फालतू में ही उसके लिए क्या यूज करेंगे, for no reason, for no reason, बस हो गया, he is calling me for no reason, फालतू में ही वह मुझे कॉल कर रहा है। उसी तरह से फालतू में ही हमने उससे बात की, बताइए क्या होगा, फालतू में ही हमने उससे बात की, क्या बोलेंगे, हमने उससे बात की, we talked to him, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे we talked to him, we talked to him, हमने उससे बात की, we talked to him, फालतू में ही उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे for no reason, for no reason, फालतू में ही हमने उससे बात की, we talked to him for no reason। वैसे ही फालतू में ही आपने नया फोन खरीदा, क्या बोलेंगे, फालतू में ही आपने नया फोन खरीदा, इसे इंग्लिश में क्या बनाएंगे, बताइए, आपने नया फोन खरीदा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू बॉट, यू बॉट अ न्यू फोन, you bought a new phone, आपने नया फोन खरीदा, you bought a new phone, फालतू में ही इसके लिए क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे for no reason, for no reason, फालतू में ही आपने नया फोन खरीदा, you bought a new phone for no reason। वैसे ही और दो सेंटेंसेस है हमारे, 8 सेंटेंसेस, टोटल 8 सेंटेंसेस मैंने लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप समझ भी जाओ और साथ में प्रैक्टिस भी कर लो। फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, इसे इंग्लिश में बनाइए, फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, इसे इंग्लिश बनाइए। आप कोई सा भी टेंस में बना सकते हो, आप कोई सा भी मॉडल्स के साथ इसे बना सकते हो, जरूरी मैंने ज्यादातर पास्ट सिंपल का सेंटेंसेस लिया या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंसेस लिया है, जरूरी नहीं है यही 2 सेंटेंसेस बनते हैं, आप अपने टेंसेस मॉडल्स के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तुम यहाँ आ रहे हो, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू आर कमिंग, यू आर कमिंग हियर, यू आर कमिंग हियर, तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हियर, फालतू में ही यानी कि फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन, फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हियर फॉर नो रीजन, फालतू में ही तुमने ग्लास तोड़ दी, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए, फालतू में ही तुमने ग्लास तोड़ दी, हम बोलेंगे यू ब्रॉक, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना, यू ब्रॉक द ग्लास, यू ब्रॉक द ग्लास, तुमने ग्लास तोड़ दी, फालतू में ही यानी कि फॉर नो रीजन, हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, यू ब्रॉक द ग्लास फॉर नो रीजन, फालतू में ही तुमने ग्लास तोड़ दी। तो ऐसे हम बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, फॉर नो रीजन यानी कि फालतू में ही। गाइस इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है आप लिख लो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, आप लिख दो, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना प्री इंग्लिश
क्लासेस, आपको वहाँ पे हमारा जो चैनल है वो दिख जाएगा, आप उसमें ऑन करके अंदर जाओगे और उसे हमें फॉलो कर लोगे तो आपको पर डे की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये जो डे वाइज मैं करवा रही हूँ, आज हमारा फर्स्ट डे है, ऐसे करके बहुत सारे जो भी आपकी पीडीएफ रहेगी वो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा इसकी पीडीएफ के लिए। ओके, तो पहला स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, फॉर नो रीजन यानी कि फालतू में ही। गॉट इट? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है? नेक्स्ट है हमारा टाइम फ्लाइज वाइल। टाइम फ्लाइज वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब भी आप सेंटेंसेस में वाइल यूज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब भी आप सेंटेंसेस में वाइल यूज करोगे तो वाइल के बाद अगर आपका कोई वर्ब आएगा तो वो वर्ब की हमेशा आएगी फोर्थ फॉर्म। याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। टाइम फ्लाइज प्लस वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। समय का पता नहीं चलता, यहाँ पर नहीं है तो आपको लग रहा होगा मैम यहाँ पर नॉट का यूज कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट नहीं लगेगा। टाइम फ्लाइज का मतलब ही वह समय का पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, देखिए वाइल का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये आपको समझा देती हूँ। वाइल का यूज वहां किया जाता है जहाँ पे एक सेंटेंस होता है और साथ ही साथ दूसरा एक्शन भी होता है। वाइल वहां यूज होता है जहां पर एक एक्शन आपका हो रहा है, दूसरा एक्शन भी साथ में हो रहा है। जैसे कि मैं दौड़ते दौड़ते पढ़ रही हूँ, तो दौड़ने का भी एक्शन हो रहा है, पढ़ने का भी एक्शन हो रहा है, तो दो एक्शन एक साथ कंबाइन किए जाते हैं वाइल की हेल्प लेकर। ठीक है, जैसे कि पढ़ते वक्त समय का पता नहीं चलता, तो यहाँ पर पढ़ने का एक्शन हो रहा है, एक समय का पता नहीं चलता, ये दूसरा एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ते वक्त समय का पता नहीं चलता, तो समय का पता नहीं चलता इसके लिए हम यूज करेंगे टाइम फ्लाइज। समय का पता नहीं चलता इसके लिए यूज करेंगे टाइम फ्लाइज। हम बोलेंगे, सेंटेंसेस देखने में कितने बड़े हैं ना, देखिए कितने छोटे तरीके से बनेंगे। हम बोलेंगे टाइम फ्लाइज, समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज। कब? पढ़ते वक्त। पढ़ते वक्त यानी कि वाइल, पढ़ना यानी कि रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग वर्ब की क्या आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी। बस हो गया, इतने बड़े सेंटेंसेस को बस इतने में हम लोगों ने निपटा दिया। टाइम फ्लाइज वाइल रीडिंग, टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग टीवी, टाइम फ्लाइज बाय टॉकिंग टू हिम, टाइम फ्लाइज बाय वॉचिंग द वीडियोस। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ठीक है, कि ये काम करते वक्त समय का पता नहीं चलता। ठीक है, जो भी आपका काम रहेगा ना, जैसे पढ़ते वक्त, सोते वक्त, लिखते वक्त, दौड़ते वक्त, नहाते वक्त, बोलते वक्त, तो यहाँ पे जो वक्त आएगा ना, वाइल टॉकिंग, वाइल बेदिंग, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, नेक्स्ट, टीवी देखते वक्त समय का पता नहीं चलता, तो समय का पता नहीं चलता इसके लिए क्या यूज करेंगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। चलो, आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया, एक बार कॉमेंट में बता दीजिए आपको समझ में आ गया ना, यस लिख दीजिए अगर आपको ये समझ में आ रहा कि समय का पता नहीं चलता, कैसे इसके सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं, एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। सभी बताइए, समझ में आ रहा ना? ये दूसरा स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर समझ में आया, फॉर नो रीजन समझ में आ गया, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, कहाँ पे उनका अप्लाई किया जाता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? और दूसरा भी समझ में आ गया, बहुत इजी है। तो समय का पता नहीं चलता इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज। समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज। कब? टीवी देखते वक्त, यानी कि वाइल वॉचिंग टीवी। टीवी देखते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज व्हाइल वॉचिंग टीवी। ठीक है, लिखते वक्त समय का पता नहीं चलता, लिखते वक्त समय का पता नहीं चलता, तो समय का पता नहीं चलता इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज व्हाइल राइटिंग, व्हाइल राइटिंग। लिखते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज व्हाइल राइटिंग। कितनी आसान है ना? बस यही तो सबसे इजी तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना, देखिए ग्रामर से आप इंग्लिश बोलना नहीं शुरू कर सकते,
सिर्फ ग्रामर से इंग्लिश बोलना नहीं शुरू कर सकते, इसीलिए आप लोगों को याद होने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, स्ट्रक्चर्स, ताकि आप उनका यूज करके एक नहीं 10 नहीं बल्कि 20-30 सेंटेंसेस आप अपनी डेली के कॉन्वर्सेशन वाले बना पाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने छाट कर वही सारे सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ ना, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर पाओगे। जैसे आपसे बात करते वक्त समय का पता नहीं चलता, तो समय का पता नहीं चलता, इसके लिए क्या हम बोलेंगे, बनाइए मेरे साथ बनाइए, क्या बोलेंगे, टाइम फ्लाइज। समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज। आपसे बात करते वक्त यानी कि while talking to you, तुमसे बात करते वक्त, आपसे बात करते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज while talking to you। ठीक है, गाने सुनते वक्त समय का पता नहीं चलता, गाने सुनते वक्त समय का पता नहीं चलता। किसी को होता है ना गाना सुनने का बहुत ही शौक होता है, शौकीन होता है, तो उसे जब भी वो गाना लगाकर बैठता है उसे समय का पता ही नहीं चलता कि कब से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पार हो गए, उसे समझ में ही नहीं आता है। वैसे ही गाना गाते वक्त समय का पता नहीं चलता, तो समय का पता नहीं चलता उसके लिए हम बोलेंगे टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज while listening to music, while listening to music। गाना सुनते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज while listening to music। दौड़ते वक्त समय का पता नहीं चलता, मैं जब दौड़ना स्टार्ट करती हूँ ना तो समय का पता ही नहीं चलता, ऐसा हम कहना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे टाइम फ्लाइज while रनिंग। मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये पूरा क्लास आप अटेंड करके देखिए ना, ये 10 डेज का क्लास अटेंड करके देखिए ना, आई गारंटी आप इंग्लिश बोलोगे, गारंटी देती हूँ, लिख के देती हूँ, वैसे पेपर पे नहीं है लेकिन मैं गारंटी देती हूँ, ये 10 डेज में आप इंग्लिश बोलना सीखोगे, मेरी गारंटी है। ये 10 डेज में आपकी स्पीकिंग जो है, आपकी स्पीकिंग 100% नहीं, 200% नहीं, 500% इम्प्रूव होगी, 500% इम्प्रूव होगी। इतनी बड़ी गारंटी कोई नहीं देता, मैं आपको गारंटी देती हूँ। ये 10 डेज का स्पीकिंग कोर्स आप अटेंड करके देखो, 500% की गारंटी है कि आप इंग्लिश बोलोगे, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा बोलकर। अभी मैंने ये पूरा क्लास में करवा दूंगी, देन आप अपने लिए, खुद के लिए, ये 10 स्ट्रक्चर के लिए 10 मिनट्स निकालिए। अगर मैं आपको 10 स्ट्रक्चर सिखाती हूँ या 20 स्ट्रक्चर सिखाती हूँ, तो हर एक स्ट्रक्चर के लिए आप 1 मिनट अपना निकालिए। देखिए 1 मिनट में आप कम से कम 10 सेंटेंसेस तो आराम से बना लोगे ये स्ट्रक्चर का यूज करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दौड़ते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज व्हाइल रनिंग। आगे देखिए, आगे क्या है, नेक्स्ट है मोबाइल चलाते वक्त समय का पता नहीं चलता। मोबाइल चलाते वक्त समय का पता नहीं चलता, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मोबाइल चलाते वक्त समय का पता नहीं चलता। मोबाइल चलाना यानी कि ऑपरेटिंग मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल चलाते वक्त समय का पता नहीं चलता, समय का पता नहीं चलता, इसके लिए हम बोलेंगे टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज while ऑपरेटिंग मोबाइल्स। ऑपरेट में ING लगा दी क्योंकि वर्ब की 4th फॉर्म लगानी थी ना, इसीलिए ऑपरेटिंग मोबाइल। मोबाइल चलाते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज while ऑपरेटिंग मोबाइल। उसी तरह से व्यायाम करते वक्त समय का पता नहीं चलता, व्यायाम करते वक्त समय का पता नहीं चलता, तो समय का पता नहीं चलता, इसके लिए हम यूज करेंगे टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज while व्यायाम करते वक्त, यानी कि व्यायाम करना यानी कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में ING लगा देंगे, एक्सरसाइजिंग हो जाएगा, एक्सरसाइजिंग। तो व्यायाम करते वक्त समय का पता नहीं चलता है, टाइम फ्लाइज while एक्सरसाइजिंग।
तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो ये सारे स्ट्रक्चर्स। आप सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा टाइम फ्लाइज वाइल प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म। बहुत इजीली सेंटेंसेस इसके बनते हैं, बहुत आसानी तरीके से आप बना लोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है? थर्ड हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रक्चर है हैड बेटर, बेहतर होगा। ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना, वहां जाना आपके लिए बेहतर होगा, इंग्लिश सीखना आपके लिए बेहतर होगा, वहां जॉब करना आपके लिए बेहतर होगा। तो किसी को एडवाइस, ज्यादातर एडवाइस हम देते हैं तो वहां पे हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि भाई यहाँ पर बैठो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ये पढ़ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो बेहतर होगा यानी कि हैड बेटर। जैसे कि आपके लिए वहां ना जाना बेहतर होगा। आपने किसी को अच्छी वाली एडवाइस दे दी, कि एडवाइस दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप शुड का यूज कर दो, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर चाहिए अगर आएगा, अगर आपके सेंटेंसेस में चाहिए आता है, आप एडवाइस देते हो, तो उसके लिए आप शुड का यूज करना। यहाँ जनरली आप एडवाइस ही दे रहे हो ना कि आपके लिए वहां ना जाना बेहतर होगा, बट यहाँ पर चाहिए नहीं आ रहा, तो शुड का यूज नहीं करेंगे, हैड बेटर। ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो आपके लिए वहां ना जाना बेहतर होगा, इसके लिए हम बोलेंगे यू हैड बेटर। आपके लिए बेहतर होगा, यू हैड बेटर, वहां ना जाना, नॉट गो देयर, नॉट गो देयर। हमारा सेंटेंस हो गया यू हैड बेटर नॉट गो देयर, मतलब आपके लिए वहां ना जाना बेहतर होगा। ठीक है, आपके लिए छाता ले लेना बेहतर होगा, आपके लिए छाता ले लेना बेहतर होगा। बताए इसके इंग्लिश क्या बोलेंगे? आपके लिए छाता ले लेना बेहतर होगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू हैड बेटर, यू हैड बेटर टेक, लेना यानी कि टेक, टेक एन अम्ब्रेला, टेकन अम्ब्रेला। आपके लिए छाता ले लेना बेहतर होगा, यू हैड बेटर टेकन अम्ब्रेला। आपके लिए जल्दी उठना बेहतर होगा, क्या बोलेंगे? आपके लिए जल्दी उठना बेहतर होगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बताइए इसके लिए इंग्लिश कैसे बोलेंगे? आपके लिए जल्दी उठना बेहतर होगा, हम बोलेंगे यू हैड बेटर, यू हैड बेटर get up early। आपके लिए सुबह, आपके लिए जल्दी उठना बेहतर होगा, यू हैड बेटर गेट अप अर्ली। ठीक है, उसी तरह से और कुछ सेंटेंसेस है, जैसे कि आपके लिए ट्रेन में जाना बेहतर होगा, आपके लिए ट्रेन में जाना बेहतर होगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपके लिए बेहतर होगा, इसके लिए पहले बोलेंगे यू हैड बेटर। ट्रेन में जाना यानी कि ट्रेन से जाना, ट्रेन से जाना गो बाय ट्रेन, यात्रा करने की बात कर रहे हैं ना, इसलिए बाय का यूज किए हैं। तो यू हैड बेटर गो बाय ट्रेन, मतलब आपके लिए ट्रेन से जाना बेहतर होगा, आपके लिए उसे ना करना बेहतर होगा। बताइए क्या होगा? आपके लिए उसे ना करना बेहतर होगा, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे यू हैड better, you had better not do that, you had better not do that, मतलब आपके लिए उसे ना करना बेहतर होगा। आपके लिए बहुत ज्यादा ना खाना बेहतर होगा, क्या बोलेंगे? आपके लिए बहुत ज्यादा ना खाना बेहतर होगा, इसे इंग्लिश में बनाइए। पहले तो आपके लिए बेहतर होगा, इसके लिए यू हैड बेटर का यूज आपको करना ही है, ये आपका एक फ्रेज के रूप में यूज करता है। ठीक है, ये आप कहीं चेंज नहीं कर सकते, हमेशा आपको ये यूज करना ही होगा। तो यू हैड बेटर नॉट ईट टू मच, तो यू हैड बेटर नॉट ईट टू मच, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा ना खाना बेहतर होगा। उसी तरह से
आपके लिए उसे सच बता देना बेहतर होगा। आपके लिए उसे सच बता देना बेहतर होगा। आपके लिए उसे सच बता देना बेहतर होगा, तो आपके लिए बेहतर होगा यू हैड बेटर। सच बता देना यानी कि टेल हिम द ट्रूथ। आपके लिए उसे सच बता देना बेहतर होगा, यू हैड बेटर टेल हिम द ट्रूथ। आपके लिए मेरे सुझाव के अनुसार करना बेहतर होगा। आपके लिए मेरे सुझाव के अनुसार करना बेहतर होगा, मतलब कोई काम है जो मेरे सुझाव के अनुसार करना बेहतर होगा, तो आपके लिए बेहतर होगा हम बोलेंगे यू हैड बेटर। मेरे अनुसार करना यानी कि डू एज आई सजेस्ट। डू एज आई सजेस्ट। तो हमारा सेंटेंस होगा आपके लिए मेरे सुझाव के अनुसार काम करना बेहतर होगा, यू हैड बेटर डू एज आई सजेस्ट। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो हैड बेटर का। हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर होना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है हमारा फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर। ये हमारा फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर है यू सीम। यू सीम का मतलब आप लगते हैं। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो ना जिसमें आपको लगने का सेंस आता है। आप बिजी लगते हैं, आप अमीर लगते हैं, आप थोड़े उदास लगते हैं, तो लगते हैं इसके लिए सीम का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप व्यस्त लगते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप व्यस्त लगते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू सीम बिजी। यू सीम बिजी। आप व्यस्त लगते हैं, यू सीम बिजी। ये जो सीम है ना, ये आपका टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ यू की जगह वह व्यस्त लगता है, ही सीम्स बिजी, सीम का फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा। गॉट इट? आप बहुत दयालु लगते हैं। आप बहुत दयालु लगते हैं। आप बहुत दयालु लगते हैं, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू सीम वेरी काइंड। यू सीम वेरी काइंड। आप बहुत दयालु लगते हैं, यू सीम वेरी काइंड। अब है आप बहुत खुश लगते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप बहुत खुश लगते हैं, हम बोलेंगे यू सीम सो हैप्पी। यू सीम सो हैप्पी। आप बहुत खुश लगते हैं, यू सीम सो हैप्पी। उसी तरह से आप अकेले लगते हैं। आप अकेले लगते हैं। यहाँ पे सीम का मतलब हो गया कुछ फील होना। ठीक है, ऐसा लगता है आपको। ठीक है, ऐसा फील होता है। तो आप अकेले लगते हैं, हम बोलेंगे यू सीम लोनली। यू सीम लोनली। आप अकेले लगते हैं, यू सीम लोनली। आप बहुत थके हुए लगते हैं। आप बहुत थके हुए लगते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू सीम सो टायर्ड। यू सीम सो टायर्ड। आप बहुत थके हुए लगते हैं, यू सीम सो टायर्ड। ठीक है, आप चिंतित लगते हैं। आप चिंतित लगते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू सीम वरीड। यू सीम वरीड। आप चिंतित लगते हैं, यू सीम वरीड। उसी तरह से आप इसके बारे में उलझन में लगते हैं। आप इसके बारे में उलझन में लगते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू सीम कंफ्यूज्ड। यू सीम कंफ्यूज्ड अबाउट इट। आप इस बारे में उलझन में लगते हैं, यू सीम कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तुम बहुत दुखी लग रहे हो। तुम बहुत दुखी लग रहे हो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
हम बोलेंगे यू सीम सो सैड। यू सीम सो सैड, आप बहुत दुखी लगते हो, यू सीम सो सैड। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज करना सीम का। सीम का मतलब हो गया लगना, कुछ चीज लगना। ओके, उसको हम यूज करेंगे यू सीम। यू आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे ही, और उसके साथ सीम भी चेंज हो जाएगा, वो आपकी फिफ्थ फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। नेक्स्ट है हमारा सपोज्ड टू। सपोज्ड टू का मतलब होता है उम्मीद है। ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। जैसे कि मुझे उम्मीद है कि वह मेरे घर आएगा, मुझे उम्मीद है कि तुम आज स्कूल जाओगे, मुझे उम्मीद है कि वह परसों अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा। मतलब कोई चीज़ के लिए उम्मीद है, उसके लिए सपोज्ड टू का यूज़ करते हैं। एक्सपेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सपोज्ड टू का यूज़ ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जैसे आज आपसे आज आने की उम्मीद है। आपसे आज आने की उम्मीद है। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू कम टुडे। आपसे आज आने की उम्मीद है, यू आर सपोज्ड टू कम टुडे। वैसे ही आपसे उसको गुप्त रखने की उम्मीद है, गुप्त यानी कि सीक्रेट। ठीक है, आपको आपसे उसको गुप्त रखने की उम्मीद है। हम बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू, यू आर सपोज्ड टू कीप दैट सीक्रेट। कीप यानी कि रखना। ओके, तो आपको उसको गुप्त रखने की उम्मीद है, यू आर सपोज टू कीप दैट सीक्रेट। नेक्स्ट है आपसे शांत रहने की उम्मीद है। हम बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू, यू आर सपोज्ड टू रिमेन काम। आपसे शांत रहने की उम्मीद है, यू आर सपोज टू रिमेन काम। तो इस तरह से आप यूज करना सपोज टू का। चलिए नेक्स्ट और सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट है आपसे अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करने की उम्मीद है। आपसे अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करने की उम्मीद है। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू, you are supposed to come, सॉरी कम नहीं, आमंत्रित यानी कि इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स। यू आर सपोज टू इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स मतलब आपसे अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करने की उम्मीद है। आपसे समय पर आने की उम्मीद है। क्या बोलेंगे आपसे समय पर आने की उम्मीद है। इसे इंग्लिश में क्या बनाएंगे। आपसे उम्मीद है, यू आर सपोज्ड टू कम टाइमली। यू आर सपोज्ड टू कम टाइमली मतलब आपसे समय पर आने की उम्मीद है। उससे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद है। उससे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे। उससे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद है। हम बोलेंगे ही इज सपोज्ड टू स्पीक इंग्लिश। आपसे उससे इंग्लिश बोलने की उम्मीद है। ही इज सपोज्ड टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है उसे हमसे वहां जाने की उम्मीद है।
उसे हमसे वहां जाने की उम्मीद है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसे हमसे वहां जाने की उम्मीद है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसे यानी कि ही इज supposed to us to go there. उसे हमसे वहां जाने की उम्मीद है, he is supposed to us to go there. उनसे सच बोलने की उम्मीद है, उनसे सच बोलने की उम्मीद है, हम बोलेंगे they are supposed to, they are supposed to tell the truth. उनसे सच बोलने की उम्मीद है, दे आर सपोज टू टेल द ट्रूथ। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस हम बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ क्या था? सपोज्ड टू था, सपोज्ड टू। अब आप याद कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइकली टू। लाइकली टू यानी कि संभावना है, जैसे आज बारिश होने की संभावना है, उसे स्कूल में जाने की, उसकी स्कूल में जाने की संभावना है, उसे मार खाने की संभावना है। तो किसी चीज की संभावना होना यानी कि लाइकली टू, ठीक है। पॉसिबल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी यहाँ आने की संभावना है, क्या बोलेंगे? ही, उसकी यहाँ आने की संभावना है। उसके यहाँ आने की संभावना है, हम बोलेंगे ही इज लाइकली, ही इज लाइकली टू कम हियर। उसकी यहाँ आने की संभावना, ही इज लाइकली टू कम हियर। मेरी बहन मेरी दिल्ली जाने की संभावना नहीं है, मेरी दिल्ली जाने की संभावना नहीं है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एम नॉट लाइकली टू, आई एम नॉट लाइकली टू गो टू दिल्ली। मेरी दिल्ली जाने की संभावना नहीं है, आई एम नॉट लाइकली टू गो टू दिल्ली। उसकी परीक्षा में पास होने की संभावना थी, उसकी परीक्षा में पास होने की संभावना थी, हम बोलेंगे she was likely to, she was likely to pass the examination. उसकी परीक्षा में पास होने की संभावना थी, she was likely to pass the examination, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी जॉब करने की संभावना नहीं है, मेरी जॉब करने की संभावना नहीं है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरी जॉब करने की संभावना नहीं है, हम बोलेंगे आई एम नॉट लाइकली टू डू अ जॉब। मेरी जॉब करने की संभावना नहीं है, आई एम नॉट लाइकली टू डू अ जॉब। उसकी इस टीम में खेलने की संभावना थी, उसकी इस टीम में खेलने की संभावना थी, हम बोलेंगे she was likely to play in this team, उसकी इस टीम में खेलने की संभावना थी, she was likely to play in this team। क्या आपके फेल होने की संभावना नहीं थी? क्या आपके फेल होने की संभावना नहीं थी? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएंगे। फ्यूचर है, वर्ब का यूज, पास्ट है, वर्ब का यूज करेंगे, वर
you not, were you not likely to fail? क्या आपके फेल होने की संभावना नहीं थी? वर यू नॉट लाइकली टू फेल? वैसे ही क्या उसे जॉब मिलने की संभावना नहीं है? क्या उसे जॉब मिलने की संभावना नहीं है? प्रेजेंट है, इसका यूज करेंगे। इज ही नॉट लाइकली, इज ही नॉट लाइकली टू गेट अ जॉब, गेट अ जॉब। हमारा सेंटेंस हो गया, क्या उसे जॉब मिलने की संभावना नहीं है? इज ही नॉट लाइकली टू गेट अ जॉब। क्या राधा की पार्टी में डांस करने की संभावना नहीं थी? क्या राधा के पार्टी में डांस करने की संभावना नहीं थी? हम बोलेंगे was राधा not likely to dance in the party? हमारा सेंटेंस हो गया, क्या राधा की पार्टी में डांस करने की संभावना नहीं थी? Was राधा not likely to dance in the party? तो इस तरह से आप likely to का यूज कर सकते हो जब आपके सेंटेंसेस में किसी चीज की संभावना ना हो, ऐसा आपको कहना हो, तब वहां likely to का यूज कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है some other time। सम अदर टाइम का मतलब होता है फिर कभी। जैसे कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि तुम मुझसे फिर कभी मिलना, हम फिर कभी वहां घूमने के लिए जाएंगे, मैं चाय फिर कभी पी लूंगा। तो फिर कभी जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो उसके लिए आप इंग्लिश में यूज करना सम अदर टाइम। ओके, जैसे मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल। I will meet you. I will meet you some other time. Some other time. मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा। I will meet you some other time. मैं वहां फिर कभी जाऊंगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं वहां फिर कभी जाऊंगा। इसे इंग्लिश में बनाइए, कैसे बोलेंगे? मैं वहां फिर कभी जाऊंगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I will go there. I will go there. सिंपल I will go there यूज करना। फिर कभी के लिए क्या यूज करेंगे? some other time. some other time. देखिए इन सब चीज के लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए हमारा पास्ट, ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया I will go there। फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, सम अदर टाइम यूज करेंगे फिर कभी के लिए। तो मैं वहां फिर कभी जाऊंगा, आई विल गो देयर सम अदर टाइम। मैं यह खाना फिर कभी खाऊंगा, आई विल ईट दिस फूड सम अदर टाइम। मैं टीवी फिर कभी देख लूंगा, आई विल वॉच द टीवी सम अदर टाइम। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे वह मुझे फिर कभी कॉल करेगा, वह मुझे फिर कभी कॉल करेगा, तो वह मुझे कॉल करेगा, हम बोलेंगे ही विल कॉल मी। ही विल कॉल मी। वो मुझे कॉल करेगा, ही विल कॉल मी। फिर कभी के लिए क्या यूज करेंगे? सम अदर टाइम। सम अदर टाइम। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप एक बार में सारे स्ट्रक्चर रट जाओगे, ये मेरी गारंटी है। वह मुझे फिर कभी कॉल कर लेगा, ही विल कॉल मी सम अदर टाइम। वैसे ही और सेंटेंसेस जो हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं, मैं फिर कभी पढ़ाई करूंगा, मतलब अभी नहीं करूंगा। अक्सर बच्चे बोलते हैं ना कि मैं अभी पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं फिर कभी पढ़ाई करूंगा। तो मैं फिर कभी पढ़ाई करूंगा, इसके लिए हम बोलेंगे आई विल स्टडी। फ्यूचर, ज्यादातर इसके सेंटेंसेस ना फ्यूचर में ही बनाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस, ठीक है। तो आई विल स्टडी सम अदर टाइम, सम अदर टाइम। हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, मैं फिर कभी पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी सम अदर टाइम। हम फिर कभी घूमने जाएंगे, हम फिर कभी घूमने जाएंगे। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे वी विल गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक।
फिर कभी यानी कि सम अदर टाइम। हम फिर कभी घूमने जाएंगे, वी विल गो फॉर अ वॉक सम अदर टाइम। वह मुझे फिर कभी बताएगा, मतलब जो भी बात है ना वह मुझे फिर कभी बताएगा, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो वह मुझे फिर कभी बताएगा, इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे ही विल टेल मी, ही विल टेल मी सम अदर टाइम, सम अदर टाइम। वह मुझे फिर कभी बताएगा, ही विल टेल मी सम अदर टाइम। वैसे ही आप फिर कभी उससे पूछ लेना, आप फिर कभी उससे पूछ लेना, इसे इंग्लिश में बताइए। आप फिर कभी उससे पूछ लेना, तो आप उससे पूछ लेना यानी कि ये फ्यूचर में नहीं चला गया। यू आस्क हिम, अगर बॉय की बात करो हिम, गर्ल की बात करोगे हर। फिर कभी यानी कि सम अदर टाइम, आप उससे फिर कभी पूछ लेना। यू आस्क हिम सम अदर टाइम या फिर यू आस्क हर सम अदर टाइम। मैं आपको फिर कभी देख लूंगा, मैं आपको फिर कभी देख लूंगा, हम बोलेंगे आई विल सी यू, आई विल सी यू सम अदर टाइम, सम अदर टाइम। हमारा सेंटेंस हो गया, मैं आपको फिर कभी देख लूंगा, आई विल सी यू सम अदर टाइम। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो जब भी आपको सेंटेंसेस में फिर कभी यूज करना होगा तो फिर कभी के लिए आपको क्या यूज करना है, सम अदर टाइम का यूज करना है। ठीक है, माइंड में फिट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल, हो सके तो। अब तो ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते हो ना, हो सके तो मुझे माफ कर देना, हो सके तो तुम मुझे भूल जाना, हो सके तो तुम मार्केट से सब्जियां लेकर आ जाना। तो हो सके तो यानी कि इफ पॉसिबल, मतलब आपके लिए पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपने कोई गलती कर दी फिर उससे माफी मांग रहे हो, तो आप ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे ना कि भाई जो मुझसे गलती हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। तो हो सके तो इसके लिए हम बोलेंगे इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल, हो सके तो यानी कि इफ पॉसिबल तुम मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, हम बोलेंगे इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल ट्राई टू कम अर्ली। हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, इफ पॉसिबल ट्राई टू कम अर्ली। हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल मुझे कॉल कर लेना, कॉल मी। ठीक है, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, इफ पॉसिबल कॉल मी। बस सिंपल सा सेंटेंसेस है। हो सके तो मेरे घर वालों को हमेशा खुश रखना, बनाइए कैसे बोलेंगे, हो सके तो मेरे घर वालों को हमेशा खुश रखना, इसे इंग्लिश में बनाइए कैसे बोलेंगे, हो सके तो मेरे घर वालों को हमेशा खुश रखना, हम बोलेंगे इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल मेक माई फैमिली, मेक माई फैमिली ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। हो सके तो मेरे घर वालों को हमेशा खुश रखना, इफ पॉसिबल मेक माई फैमिली ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हो सके तो तुम मुझे कभी अपना शकल मत दिखाना, इसे इंग्लिश में बताइए। हो सके तो तुम मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना, हो सके तो इसके लिए क्या यूज करेंगे,
हम बोलेंगे इफ पॉसिबल, हो सके तो इसके लिए इफ पॉसिबल। तुम कभी अपना चेहरा मत दिखाना, हम बोलेंगे डोंट एवर शो मी, डोंट एवर शो मी योर फेस। हो सके तो तुम अपना चेहरा कभी मत दिखाना, इफ पॉसिबल डोंट एवर शो मी योर फेस। हो सके तो तुम अपना ख्याल रखना, क्या बनाएंगे, हो सके तो तुम अपना ख्याल रखना, हो सके तो यानी कि इफ पॉसिबल, हो सके तो इफ पॉसिबल तुम अपना ख्याल रखना, इसके लिए हम बोलेंगे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हो सके तो तुम अपना ख्याल रखना, इफ पॉसिबल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है हो सके तो तुम मुझे भूल जाना, हो सके तो तुम मुझे भूल जाना, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, हो सके तो इफ पॉसिबल तुम मुझे भूल जाना, यू फॉरगेट मी, यू फॉरगेट मी। हो सके तो तुम मुझे भूल जाना, इफ पॉसिबल यू फॉरगेट मी। हो सके तो तुम यहाँ कभी मत आना, बनाइए क्या बनेगा, हो सके तो तुम यहाँ कभी मत आना, हो सके तो इफ पॉसिबल, हो सके तो इफ पॉसिबल यहाँ कभी मत आना, तुम यहाँ कभी मत आना, इसके लिए बोलेंगे यू नेवर कम हियर, यू नेवर कम हियर। हो सके तो तुम यहाँ कभी मत आना, इफ पॉसिबल यू नेवर कम हियर, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करना, हो सके तो जब भी आपको बोलना हो सके तो आप यूज क्या करोगे, इफ पॉसिबल, ठीक है। इफ पॉसिबल का यूज करके आप ये सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए अब आगे देखें। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मतलब के बहाने, जैसे कि वह मुझे किताब देने के बहाने मुझे कॉल किया, वह किताब खरीदने के बहाने मेरे घर आया, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस के बहाने। आप सेंटेंसेस देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगी। मैं जो सेंटेंसेस लेकर आई हूँ वो सारे हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन से यूज किए जाते हैं। जैसे कि उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया, ठीक है, उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया। एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, जब भी हम कोई प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई प्रेपोजिशन का यूज करते हैं और वो प्रेपोजिशन के बाद कोई एक्शन हो रही है, कोई वर्ब आ रही है, तो वर्ब हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ये मैंने बहुत बार क्लियर किया है। तो ऑफ जो है हमारा ये एक्चुअली प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई एक्शन होगा, जनरली आप जो भी सेंटेंसेस बनाओगे सब में एक्शन होगा, तो सब में क्या लगेंगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। जैसे कि उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया, तो उसने मुझे, किसने, किसी गर्ल की बात करे तो शी का यूज करेंगे, हम बोलेंगे शी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, शी कॉल्ड मी। पढ़ने के बहाने, के बहाने के लिए पहले क्या यूज करेंगे, के बहाने के लिए ऑन द प्रीटेक्स्ट, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, क्या चीज, पढ़ने यानी कि स्टडिंग, पढ़ने यानी कि स्टडिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया, शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। उसने मुझे खेलने के बहाने बुलाया, शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लेइंग। उसने मुझे टीवी देखने के बहाने बुलाया, शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वॉचिंग टीवी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ रहे होंगे। मैम बहुत ही इजी वे में मैं आपको सारे स्ट्रक्चर कवर करवा रही हूँ ताकि आप इसका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर पाओ। अगर आप अभी जुड़े हो तो फटाफट आप लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत ही ढूंढ कर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में लेकर आई हूँ जो आपकी डेली कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती है, आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना सकती है। सो आप मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बेस्ट पार्टनर्स हमारे फ्रेंड होते हैं। तो जो आप सीखोगे, अगर आपका वो फ्रेंड सीख रहा है तो आप दोनों बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे बोल बोल कर, ठीक है। तो मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया, तो हम बोलेंगे आई वेंट टू हर। मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हर ऑन द pretext, on the pretext of on the pretext of giving books। मैं उसके पास किताब देने के बहाने गया, I went to her on the pretext of giving book। वह मुझसे किताब देने के बहाने मिला, वह मुझसे किताब देने के बहाने मिला। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे he met me on the pretext of giving books। एक चीज करेक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पर मनी की बात की जा रही है, यहाँ मनी होगा, ठीक है, यहाँ पैसे की बात हो रही है, यहाँ बुक की बात है। वो मुझसे किताबें देने के बहाने मिला, ही मेट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स। वह मुझसे किताब देने के बहाने मिला। और सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए। अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ तबियत जरा सी तबियत खराब होता है, उसी बहाने से वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो आप किसी को बोल रहे हो कि तुम बुखार के बहाने से स्कूल नहीं गए, तो हम ये बोलेंगे यू didn't go to school on the pretext of fever। अब फीवर कोई एक्शन नहीं है, फीवर कोई एक्शन है नहीं, कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं यूज किए, ठीक है। You didn't go to school on the pretext of fever, बुखार के बहाने। वह कमाने के बहाने दुबई गया, तो वह दुबई गया, इसके लिए हम बोलेंगे he went to दुबई, he went to दुबई। वह दुबई गया, he went to दुबई। पैसा कमाने के बहाने के लिए क्या यूज करेंगे? on the pretext of क्या? कमाने, यानी कि अर्निंग। He went to Dubai on the pretext of earning। मैं उससे बातें करने के बहाने से मिला, मैं उससे बातें करने के बहाने से मिला, तो मैं उससे मिला, इसके लिए पहले हम बोलेंगे I met her। मैं उससे मिला, I met her। क्या करने के बहाने? बातें करने के बहाने, यानी कि के बहाने, on the pretext of बातें करना, यानी कि टॉक में ing टॉकिंग। हमारा सेंटेंस हो गया, मैं उससे बातें करने के बहाने से मिला, I met her on the pretext of talking। उसी तरह से वह मेरे पास किताबें खरीदने के बहाने से आया, वह मेरे पास किताबें खरीदने के बहाने से आया, हम बोलेंगे he came to me on the pretext of किताबें खरीदने के बहाने। तो खरीदना यानी कि बाय में ing बाइंग अ बुक। हमारा सेंटेंस हो गया he came to me on the pretext of buying a book। उसी तरह से मैं उसके पास उससे मिलने के बहाने गया, मैं उसके पास उससे मिलने के बहाने गया, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं उसके पास गया, I went to him। अगर बॉय की बात करें him, गर्ल की बात करेंगे her, ठीक है। क्या करने के बहाने? मिलने के बहाने, यानी कि on the pretext of meeting। किससे मिलने के बहाने? उससे मिलने के बहाने, है ना, तो मीटिंग हिम।
बॉय की बात करें तो बॉय की बात करेंगे, गर्ल की बात करेंगे तो गर्ल ही रहेगा, ठीक है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मीटिंग, हम उससे मिलने के बहाने। ओके, तो जब भी आपको बोलना हो के बहाने तो वहां पे क्या यूज करना है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, उसके बाद वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म। गॉट इट। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है टेक टाइम। टेक टाइम मतलब समय लगता है, जैसे कि इसे करने में बहुत समय लगता है, वहां जाने में बहुत समय लगता है, तो समय लगता है इसके लिए टेक टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। इसे करने में समय लगता है, कोई होता है ना, कोई सा भी काम में बहुत हड़बड़ी करने लगता है, तो आप उसे समझाते हुए कहते हो ना कि भाई अंग्रेजी सीखने में बहुत समय लगता है, ये काम करने में समय लगता है, तो ऐसे समय लगता है उसके लिए टेक टाइम का यूज करना। तो इसे करने में समय लगता है, हम बोलेंगे इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, इस थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए टेक्स का यूज हुआ, ठीक है। इट टेक्स टाइम टू डू दिस, इसे करने में समय लगता है, तो बोलेंगे इट टेक्स टाइम टू डू दिस। मुझे आने में 10 मिनट लगेंगे, मुझे आने में, समय की बात हो रही है ना, समय की बात हो रही है, आने में 10 मिनट लगेंगे, या तो समय की बात हो रही है ना, इसलिए टेक टाइम का यूज करेंगे। मुझे यहाँ आने में 10 मिनट लगेंगे, हम बोलेंगे इट विल take, it will take time, it will take me, it will take me 10 minutes, it will take me 10 minutes to come, मुझे यहाँ आने में 10 मिनट लगेंगे, it will take me 10 minutes to come। मुझे अंग्रेजी सीखने में 2 साल लगे, कैसे बोलेंगे, लगे यानी कि पास्ट की बात बता रहे हैं ना, 2 साल बीत गए हैं, तो मुझे अंग्रेजी सीखने में 2 साल लगे, हम बोलेंगे इट टुक, पास्ट है तो पास्ट में टुक का यूज कर देंगे, इट टुक मी 2 years, 2 years to learn English, learn English। तो मुझे अंग्रेजी सीखने में 2 साल लगे, इट टुक मी 2 years to learn English, ठीक है। और सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे कि वहां पहुंचने में मुझे 2 मिनट लगते हैं, वहां पहुंचने में मुझे 2 मिनट लगते हैं, तो हम बोलेंगे इट टेक्स, इट टेक्स, इट टेक्स मी 2 minutes, it takes me 2 minutes to reach there, reach there। तो होगा वहां पहुंचने में मुझे 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी 2 minutes टू रीच देयर। नहाने में उसे 10 मिनट लगते हैं, बनाइए क्या बनाएंगे, नहाने में उसे 10 मिनट लगते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इट टेक्स, इट टेक्स हिम 10 minutes, 10 minutes to take a bath, take a bath, have a bath, कुछ भी यूज कीजिए, ठीक है। नहाने यानी कि take a bath या have a bath, तो it takes him 10 minutes to take a bath। 3 घंटे लगेंगे, क्या बोलेंगे, 3 घंटे लगेंगे, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे it will take, it will take 3 hours, it will take 3 hours, मतलब 3 घंटे लगेंगे, it will take 3 hours। 5 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट लग सकते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लग सकते हैं पॉसिबिलिटी है यानी कि मे का यूज करेंगे, इट मे टेक 5 minutes, इट मे टेक 5 minutes, 5 मिनट लग सकते हैं, इट मे टेक्स 5 minutes। नदी पार करने में 4 मिनट लग सकते हैं, तो यहाँ पर नदी पार करना किसी की एबिलिटी बता रहे हैं ना, कि मुझे नदी पार करने में 5 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कैन का यूज करेंगे, ठीक है।
जब भी पॉसिबिलिटी की बात करो तो मे का यूज करना, लेकिन एबिलिटी की बात करो तो कैन का यूज करना। ओके, तो इट कैन टेक, इट कैन टेक 4 minutes to cross the river, cross the river। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट कैन टेक 4 minutes टू क्रॉस द रिवर, मतलब नदी पार करने में 4 मिनट लग सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज करना इसका टेक टाइम का, ठीक है, मतलब समय लगता है, लगेंगे, लगा, जो भी आपका टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा, आपके मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ 10 स्ट्रक्चर्स कवर किए हैं। ये 10 स्ट्रक्चर मैंने एक बार में ज़्यादा स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लिए नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि खिचड़ी बन जाएगी। आप एक साथ अगर सब कुछ सीखने गए ना, बिलीव मी खिचड़ी बन जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने एक बार में 10 स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये एक दिन में आपको 10 स्ट्रक्चर्स सारे याद कर लेने हैं। ये 10 स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे, देन आप कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद हम नेक्स्ट डे सेकेंड में और भी कुछ नए इससे अलग 10 डेज में मैं अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स करवाने वाली हूँ। कोई भी स्ट्रक्चर्स रिपीट नहीं करूंगी, अलग अलग करवाऊंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको 10 करके भी करवाती हूँ तो 100 आप स्ट्रक्चर सीख जाओगे, और 100 सीख गए तो मान लो आप सुबह से शाम वाली इंग्लिश बोल ले रहे हो। और जो सुबह से शाम वाली इंग्लिश बोल पा रहा है यानी कि वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकता है ना। तो 100 से ज़्यादा ही करवाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। ज़रूरी नहीं कि 100 ही करवाऊंगी, 100 से ज़्यादा करवाऊंगी। जितने स्ट्रक्चर्स हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे, वो सारे कवर करवाऊंगी, चाहे वो 200 ही क्यों ना हो, सभी करवाऊंगी इन 10 डेज में, ठीक है। तो आप पहले इसे डे फर्स्ट में मैंने कम ही लिया है, इसे आप पहले याद कर लो। और इससे जो भी स्ट्रक्चर मैंने 10 बताया है, आप मुझसे प्रॉमिस करो ये 10 स्ट्रक्चर्स का एक सेंटेंसेस बना के इसका आंसर कमेंट में दे देना। ये अभी चैट सेक्शन ऑन है, जहाँ आप लोग कमेंट कर रहे हो, ये चैट सेक्शन है, ये क्लोज हो जाएगा, देन कमेंट सेक्शन ऑन होगा। वहां पे आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं 10 स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेकर, और कमेंट में जरूर बताना है कि मैम मुझे ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं, अब आप इसका सेकंड पार्ट लेकर आ सकती हो, ठीक है। तो मैं आपको डे सेकंड में और भी अलग अलग स्ट्रक्चर कवर करवाऊंगी। अब आज की ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक करना भूल गए होंगे तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। तो लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके PDF का पूरा लाभ उठा सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप इसे याद कर लीजिएगा।